गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। कल हमने जो वीडियो आपको शेयर की उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 तक आपको डिस्कस किया था। वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने एक रिक्वेस्ट की कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इसको एक बार और जो है आपको क्लियर कर दिया जाए, बता दिया जाए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे ठेकों से संबंधित है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से ये रिलेटेड है जिनका संबंध निर्माण से है। अब जब हम ठेके लेते हैं तो ठेके में ये बहुत समझने वाली आपको बात है कि ठेका मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हो सकता है, निर्माण के लिए भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, और एक वर्ड और आता है डिकंस्ट्रक्शन, विनिष्टीकरण। तो जो हम ठेका लेते हैं, जो हम निर्माणी ठेके की बात करते हैं, तो उसमें इन दोनों एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करके चलेंगे, लेकर के चलेंगे। निर्माण और विनिष्टीकरण, यानी कि विध्वंस, कोई चीज बनी हुई है उसको तोड़ना, वो भी ठेके के अंतर्गत आएगा। ठेके में यदि हम देखें तो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, सेवाएं जो दी जाती हैं, आपने एएमसी का नाम सुना होगा। एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये एएमसी का नाम आपने सुना होगा, जिसके तहत सेवाएं जो है वो दी जाती हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बारे में बात करेंगे तो वहां उन ठेके को जिनका संबंध सर्विस प्रोवाइड करने से है, उनको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंतर्गत हम नहीं लेंगे। इसी तरह से ये जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये भी सेवाओं से रिलेटेड है, तो इसको यहां जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के तहत, तो वहां पर जो सर्विसेज से रिलेटेड ठेके हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एएमसी से रिलेटेड, उनको फिलहाल यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे और वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत यहां पर नहीं लिए जाएंगे। केवल और केवल ऐसे ठेके जो कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, जिनका संबंध है,
उन ठेकों को हम यहां पर लेकर के चलेंगे। वैसे तो जब भी हम बात करेंगे ठेकों की, तो ये एक जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, उस कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहां आप डिटेल से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंतर्गत बात करते हैं, तो कुछ डिटेल में आपको ये क्लियर हम कर दें कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो निर्माण से संबंधित हैं, कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं, उन ठेकों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है उसको हम लेकर के चलेंगे। और किस तरह से लेकर के चलेंगे? अगर हम ठेके की बात करें तो ठेके को हम जो कॉस्टिंग है, एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ठेके जिनका मूल्य निश्चित है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे को जो है 1000 स्क्वायर फीट में ये मकान बनाना है, इसमें 2 कमरों की आवश्यकता है, एक किचन की, एक स्टोर की, और कुल इस तरह से जो है इसका निर्माण जो है करवाना है। एक कॉन्ट्रैक्टर से उसने बात की, उसने कहा कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, उस मकान बनाने के ठेके को वो 20 लाख रुपए में, ₹20 lakhs, 20 लाख रुपए में जो भी रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्टी को था, 2 कमरे, एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम, स्टोर, वो 1000 स्क्वायर फीट में, उसने कहा कि वो 20 लाख रुपए में बना करके दे देगा। दैट इज द फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस फिक्स्ड है, यहां पर उतना सब कुछ बनाने के लिए उसको एक निश्चित राशि, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये निश्चित धनराशि जो है वो मिलेगी। इसलिए इसको कहा गया फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहां एक धनराशि जो है, एक अमाउंट जो है वो निश्चित कर दी गई है कि 20 लाख रुपए। जो रिक्वायरमेंट थी वो कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा बता दी गई डिटेल में। उसके बेस पर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना एक सर्टेन रेट कोट किया, 20 lakhs rupees. That is called as fixed price contract. दूसरे तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अमाउंट सर्टेन नहीं होती है, अमाउंट निश्चित नहीं है। और जब अमाउंट निश्चित नहीं है तो क्या होगा? कॉस्ट, लागत, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, आगे बढ़ाएगा, तो उसकी एक लागत आती रहती है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर कि भैया मैं तो आपसे कुछ नहीं, जितनी मेरी लागत आएगी उस लागत पे 10% अपना प्रॉफिट मार्जिन लूंगा। तो कॉस्ट प्लस
10%, 15%, 20%, which may be decided between the contractor and contractee. जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में डिसाइड होगा, लेकिन कॉस्ट में प्लस करेगा। तो दूसरे तरह का जो ठेका होता है वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि वो ठेकेदार के द्वारा ठेका लेते समय बताया जाता है कि जो भी मेरी लागत आएगी उस लागत में मैं 10%, 15%, 20% जो भी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में डिसाइड होता है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है फिर डिसाइड होता है। तो ये दो तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसको कि इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट के लिए लागत और प्लस के लिए जमा, लागत प्लस अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कहा जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं तो वो इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, वेरी करके। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का एक मिक्सचर, कि भाई इस लिमिट तक तो उन्होंने कर दिया कि ये फिक्स रहेगा कि इतना तो कम से कम मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन उसके बाद में कॉस्ट प्लस 10%, 15% या 20% लगूंगा। तो इन दोनों जो मेथड्स है उन दोनों मेथड्स का मिक्सचर भी हो सकता है, उसको हम सी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में लेकर के चलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ठेके जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक फिक्स प्राइस और दूसरा जो है वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। जब हम कल आपसे बात कर रहे थे तब हमने बताया था, कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जब ठेका लिया जाता है तो ये जरूरी नहीं कि जिस अकाउंटिंग ईयर में हम अपनी लेखा पुस्तकों को तैयार कर रहे हैं उसी अकाउंटिंग ईयर में वो ठेका पूरा हो जाए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ठेका पूरा होने में 1 वर्ष से अधिक का समय भी लग सकता है या उससे अधिक समय भी उसमें लग सकता है। तो जब हम ठेका को लेखा पुस्तकों में लेकर के आएंगे और वो ठेका कंप्लीट हो गया है तो चलो ठीक है, आप प्रॉफिट पूरा का पूरा जो है या लॉस जो हो रहा है उस ठेके पर उसको अपनी लेखा पुस्तकों में ले आएंगे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब हमारे को कितने ठेके को, उसकी कितने प्रॉफिट को हम चार्ज करें, या लॉस हो गया है तो या लॉस होने वाला है उसके बारे में क्या प्रोविजन करें, ये हमारे को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, ये इसमें हमारे को बताता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारे को इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने % कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले उसकी परसेंटेज को जो है हमारे को कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए क्या निकालना होता है, उसके लिए हम देखते हैं कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट अपॉन कुमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड, कुमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड प्लस
यानी कि अब तक कुमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉस्ट जो है उस को हमने पूरा करने में लगा दी है, प्लस हम करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें भी पूरा करना है तो हम ये भी अनुमानित करेंगे, अनुमानित लागत, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने पर अभी कितनी और कॉस्ट जो है इनकर्ड हो जाएगी, कितनी कॉस्ट जो है और लगेगी, और इनटू 100 यदि हम कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये कैलकुलेट आ जाएगा करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो हमने किया है वो कितने परसेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, ये हमारे को पता लग जाएगा इस फॉर्मूले के द्वारा। करंट रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद हमारे को जो कैलकुलेट करना होगा, करंट रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट करंट रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उससे करंट रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, कितनी करंट रेवेन्यू हमारे को मिली है, ये हमारे को कैलकुलेट करना होगा। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यानी कि जो हमारा हमने कैलकुलेट किया है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके द्वारा, और इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे। क्या डिडक्ट कर देंगे? रिवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। इसमें से डिडक्ट करेंगे रिवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। अगर हमने, क्योंकि अभी शुरू में ही बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हो सकता है कि 1 साल में पूरा हो जाए, लेकिन अधिकतर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो ठेके लिए जाते हैं, वो एक लंबे समय तक चलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो प्रीवियसली अगर हमने कुछ रिवेन्यू जो है रिकॉग्नाइज किया है, हमने पहले चार्ज कर लिया है खातों में, तो उसको लेस कर देंगे, तो हमारे को पता लग जाएगा कि करंट रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे हमारे को करंट रिवेन्यू जो है वो कितना जनरेट हुआ है, कितना करंट रिवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट टू डेट अपॉन cumulative cost incurred plus estimated cost of completion multiplied with 100। इसके बाद करंट रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हमारे को लेकर के चलना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितने का ठेका है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% है, 60% है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो निकाल करके हमारे पास आया था, और रिवेन्यू जो प्रीवियसली हमने रिकॉग्नाइज किया है वो उसको डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा करंट रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट से करंट रिवेन्यू जो है वो कुल कितना जनरेट हुआ है। इसको यदि हम
एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करें तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक ठेका लिया है, अंडर टुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट ए टोटल प्राइस ऑफ ₹30 lakhs। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹30 lakhs, 30 लाख रुपए का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड एट ₹25 lakhs। टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड ₹25 lakhs। 25 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट का एस्टिमेशन जो है वो दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर इट हैज इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ ₹10 lakhs। इट हैज इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ ₹10 lakhs। 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट है वो क्या करी है, वो इनकर्ड की है। इट हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹12 lakhs फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। और अमाउंट जो रिसीव्ड किया उसने कॉन्ट्रैक्टी से वो 12 लाख रुपए की है। 10 लाख रुपए के खर्चे किए और 12 लाख रुपए जो है उसने कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव्ड कर लिए हैं। फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग कितने प्रॉफिट को, यानी कि सबसे पहले हमारे को कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट है बताई गई है ₹10 lakhs, 10 लाख। कुमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो इसमें टोटल जो कॉस्ट है वो बताई गई है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 25 lakhs। ये यहां से लेकर के और ये यहां तक 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, 15 लाख रुपए और खर्च होने हैं। तो ये इस तरह से हो सकता है 10 lakhs प्लस 15 lakhs, यानी कि टोटल 25 lakhs। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के कॉस्ट टू डेट 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए भी आपने खर्च कर दिए हैं और आगे आने वाले टाइम पर 15 लाख रुपए और खर्च होंगे, तो कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए इंटू 100। तो इससे हमारे को जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा कि कितना कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये कैलकुलेट करके आ रहा है 40%। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 40%। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज गिवन टू अस 30 lakhs इंटू 40/100। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 12 lakhs, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आ जाएगा। और हमने जो प्रीवियसली जो प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड हमने करना है। तो प्रीवियसली रिवेन्यू जो है वो हमने क्या करा है, रिवेन्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। तो पिछले, इससे पहले तो था नहीं हमारा, तो कोई रिवेन्यू हमने पीछे रिकॉग्नाइज नहीं किया जो वो था। तो टोटल हमारे पास 12 लाख रुपए, और एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर्ड किए हैं वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं 10 लाख रुपए के। तो कुल मिलाकर के आप यदि देखें तो 2 लाख रुपए, ये कुल मिलाकर के हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट वो कहलाएगा 2 लाख रुपए। तो मैं समझता हूं कि ये इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें प्रॉफिट से रिलेटेड बात आपको बताई गई थी, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो उसमें हम लॉस की बात करके लेकर के चलते हैं। एक मान लेते हैं कि एक कंपनी ने, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो एक ठेका है वो ₹85 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये ठेका लागत है, इतने का ठेका उसने लिया। और वो बता रहे हैं कि 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, अप टू 31 मार्च 2020 तक वो जो एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, जो खर्च कर चुके हैं, वो टोटल जो अमाउंट है वो है 64 लाख रुपीज, 64 लाख 99,000, 64 लाख 99,000 जो है वो इस पर अभी तक वो क्या कर चुके हैं, ये इनकी कॉस्ट आ चुकी है, एक्सपेंस अप टू डेट, इस डेट तक जो है वो इस पर इतना खर्च कर चुके हैं। अभी एडिशनल, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कंप्लीट करना है, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है फर्दर इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है कॉस्ट टू कंप्लीशन, वो है 32,01,000, 32,01,000। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब अभी इसको कंप्लीट करने में 32,01,000 रुपए और लगेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट या कोई लॉस जो भी हो रहा है वो किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या खाता पुस्तकों में ले जाएंगे। तो देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 85 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 लाख, और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 64,99,000 प्लस 32,01,000 जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसको हम लेकर के चलें तो ये जो हमारी कॉस्ट है, ये कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगी 97 लाख। इसका टोटल जो है वो हो जाएगा हमारा 97 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 85 लाख से, ठेका तो लिया था 85 लाख रुपए में, और ठेकेदार का जो खर्चा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का जो खर्चा हो रहा है वो 97 लाख रुपीज हो रहा है। अभी फिलहाल इतना किया है, इतना और एस्टिमेटेड है, तो टोटल खर्च उसका इतना हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, उसे क्या होगा, लॉस होगा। तो टोटल एस्टिमेटेड लॉस, टोटल एस्टिमेटेड लॉस हो जाएगा 85 लाख रुपीज का, उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, और एस्टिमेटेड कॉस्ट है 97 लाख की, 97 लाख की। तो टोटल जो आएगा ये आ जाएगा माइनस का मतलब लॉस 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपए का जो लॉस है वो एस्टिमेटेड लॉस के अंतर्गत आ जाएगा।
लेकिन अभी ये टोटल 12 लाख रुपए का लॉस है जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर है। जिस समय हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं यानी कि 31 मार्च 20, इस समय तक हमारे को इतना लॉस नहीं हुआ है। अभी ये बात अलग है कि ये लॉस का प्रोविजन हमारे को करना पड़ेगा क्योंकि फर्दर ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है। लेकिन प्रेजेंट जो लॉस हमारा हुआ है उस प्रेजेंट लॉस का क्या करें? उस प्रेजेंट लॉस के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, टोटल कॉस्ट जो हम अभी तक कर चुके थे 64,99,000 इंटू 100। जो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना ही करना पड़ेगा। और टोटल अपॉन जो हम बताते हैं कि अब तक कितनी कॉस्ट आपने करी थी, अभी तक हमने 64,99,000 कॉस्ट को खर्च किया था प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 32,01,000। तो ये जो है हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा परसेंटेज की कंप्लीशन परसेंटेज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो कितना है। तो कंप्लीशन परसेंटेज जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 64,99,000 इंटू 100 और इसको टोटल करके आ जाएगा 97 lakhs। और इससे जो हमारा कैलकुलेट करके आएगा वो नियरली 67%, यानी कि 67%, 67% जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितने लॉस को हम अभी रिकॉग्नाइज करें। एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को हम कितने लॉस तो टोटल आपने निकाल लिया था कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट पर कितना लॉस होने वाला है। टोटल लॉस होने वाला था 12 लाख रुपए। अब ₹12 लाख का लॉस होने वाला था और अभी आपने 67% कंप्लीट कर दिया है। तो लॉस जो इस ईयर हमारे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अपनी अकाउंट्स बुक्स में लेकर के जाना है कॉन्ट्रैक्टर को, वो है 67% ऑफ टोटल लॉस। टोटल लॉस का 67%, 67%। और ये 67% की अमाउंट यदि हम निकालें तो ये आ जाएगा ₹8,04,000, 8,04,000। तो इस साल जिस समय हम अपने अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उस समय 8,04,000 ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज चार्जेबल और रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन 31 मार्च 20। दिस इज द लॉस अमाउंट। ये लॉस की अमाउंट ये इस वर्ष के खातों से चार्ज की जाएगी। और अब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉस है, लॉस के लिए हमने बताया था लॉस टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर। भविष्य में
कितना लॉस जो है और प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 12 लाख रुपीज का लॉस था, इसमें से 8,04,000 का आप इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा चुके हैं। तो अब आपके पास 3,96,000 का जो लॉस है वो रिमेनिंग रहा है, जिसको कि आप फ्यूचर में जब आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे उसमें इसका प्रोविजन जो है वो किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, जिसका जो रिलेशन था वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से था, और वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से था जिनका रिलेशन कंस्ट्रक्शन से था। बहुत सीधी सीधी सी बात, जिनका संबंध सर्विस से है वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत नहीं ले जाएंगे। केवल वही जो कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ठेका है ना, चाहे वो निर्माण से संबंधित हो या उसको तोड़ने से संबंधित हो, तो उन दोनों से संबंधित जो भी ठेके हैं, और इस ठेके के बारे में हमने आपको बताया था कि ठेके 2 तरह के हो सकते हैं। एक निश्चित राशि के ठेके, आपने तय कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने तय कर लिया कि भाई इतनी अमाउंट में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देगा, ये निश्चित राशि का हो गया। कॉस्ट प्लस कुछ सर्टेन परसेंटेज रख दी तो वो कॉस्ट प्लस के अंतर्गत आएंगे, और कुछ इनका मिक्स रूप भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों का, एक सर्टेन अमाउंट तक फिक्स और उसके बाद एक सर्टेन प्रॉफिट की परसेंटेज। तो ये आज हमने आपसे डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट ने इस बात के लिए मुझसे आग्रह किया था, पूछा था डिटेल में, क्योंकि उनके सीए के पेपर मैं समझता हूं कि आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा सर इसको आप डिटेल से बता दीजिएगा। तो मैंने इसको डिटेल में आपको डिस्कस किया, और इसके लिए न्यूमेरिकल पार्ट भी इसका लेकर के मैं चला, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बीकॉम में यदि हम बात करते हैं तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी हमने इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी इसमें टच किया। कल हम फिर आगे बढ़ेंगे, अभी फिर हम वहीं हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 8 तक हमने डिस्कस किया था, और वहीं तक ही हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आज हमने पुनः आपको बताया, इसको आप देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप करके देखिएगा, और फिर मिलते हैं आपको कल फिर पुनः एक नई वीडियो के साथ में। लेकिन पुनः निवेदन यही है कि जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे वीडियो आपको दी जा रही है, उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें, और उससे रिलेटेड अपने नोट्स को तैयार करें। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कॉलेजेस भी जो है वो खुल जाएंगे, तो फिर इसके बाद आपकी क्लासेज वैसे ही ऑफलाइन जो है वो स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन भी चलेंगी, कुछ क्लासेज ऑफलाइन भी होंगी। तो फिर जैसा भी शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इसको देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उससे मुझे डिस्कस करिएगा, तो हम आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आपको पुनः सुखद भविष्य की कामना करते हैं कि आप सीधे सीधे सभी जो आपकी अकाउंट्स है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की स्टडी को आप अच्छे तरीके से करिएगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसको अच्छी तरह से करिएगा, और फिर आपसे कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक